नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजी ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो आबकारी आरक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उसके मॉडल प्रश्न पत्र को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस क्लास में आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सभी बातों के बारे में आज के इस क्लास में आप लोग को पता लग जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये जो आपका आबकारी आरक्षक का जो भर्ती होने वाला है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ने हैं, कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अगर बात करता हूँ मैं आपका इंडिया जीएस है ना, इंडिया जीएस से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इंडिया जीएस से 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ जीएस से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 33 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो हिंदी से कितने क्वेश्चन आएंगे, आपका 7 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से कितने क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी आपको 7 क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका 6 क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ आपका मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स से आपका 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका रीजनिंग से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो सभी को आप ऐड करेंगे तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, आपको इन्हीं सभी सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। कहने का तात्पर्य है जो आपका इंडिया का जीएस है वहाँ से 33 क्वेश्चन पूछेंगे, छत्तीसगढ़ जीएस से आपका 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से 7 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से 7 क्वेश्चन, इंग्लिश से 6 क्वेश्चन, मैथ से 7 क्वेश्चन और आपका रीजनिंग से आपका 7 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इसी के आधार पर आपको पूरे पढ़ने हैं। और आज मैं इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्न पत्र डिज़ाइन किया हूँ, है ना। इसमें आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ने हैं। और चूँकि क्वेश्चंस बहुत सारे इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड करूंगा जी, है ना। तो चलिए फिर आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आज के हम लोग पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने जेल में जो पुस्तिका लिखी थी उसका शीर्षक क्या था। भारत को आज़ादी क्यों चाहिए, भारत का संघर्ष, जय हिंद या मैं नास्तिक क्यों हूँ। वापस से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि भगत सिंह ने जेल में जो पुस्तिका लिखी थी उसका शीर्षक क्या था। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसका सही आंसर आपका मैं नास्तिक क्यों हूँ हो जाएगा। ठीक है, और भगत सिंह जी ने इस पुस्तिका को 1930-31 में लिखा था। कब लिखा था, 1930-31 में लिखा था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से लिखा था, जेल से लिखा था। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि भगत सिंह ने जेल में जो पुस्तिका लिखी थी उसका शीर्षक क्या था। इसका सही आंसर आपका मैं नास्तिक क्यों हूँ। और कब लिखा गया था, 1930-31 को। भगत सिंह के बारे में ध्यान रखना, 1928 में इन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, राजगुरु। 1928 में इन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स पर गोली चला दिया था, है ना। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स पर क्या किया था, आपका गोली चला दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 1928 की बात हो गई है ना। बात करते अप्रैल 1929। अब हम लोग बात करते हैं अप्रैल 1929। अप्रैल 1929 में इन्होंने क्या किया था, आपका भगत सिंह ने दिल्ली के जो केंद्रीय विधानसभा था ना, दिल्ली के जो केंद्रीय विधानसभा यहाँ का क्या कर दिया था, यहाँ उन्होंने बम फेंक दिया था। केंद्रीय विधानसभा में क्या किया था, बम फेंक दिया था। ठीक है, बम फेंक दिया था या बम गिरा दिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कब की बात हो रहा है, आपका अप्रैल 1929 की बात हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो आपका 23 मार्च, याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को, है ना। 23 मार्च 1931 को महज 23 वर्ष की उम्र में, महज 23 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि भगत सिंह ने जेल में जो पुस्तिका लिखी थी उसका शीर्षक क्या था। इसका सही आंसर मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह जी ने 1928 में राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स पर गोली चला दिया था। और अप्रैल 1929 में इन्होंने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में क्या गिरा दिया था, बम गिराया था या बम फेंक दिया था। ये भी आपको याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट है ना। और इसको फांसी कब दिया गया था, आपका 23 मार्च 1931 को महज 23 वर्ष की उम्र में इसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कन्नूर, त्रिशूर, कोच्चि या तिरुवनंतपुरम। बताइए, आपको बताना है केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, कन्नूर, त्रिशूर, कोच्चि या तिरुवनंतपुरम। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका कोच्चि हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका कोच्चि हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है केरल की राजधानी, है ना, केरल की राजधानी क्या है, केरल की अगर आपसे राजधानी पूछेगा भाई तो क्या बताओगे, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, है ना। तिरुवनंतपुरम ये केरल की राजधानी है। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछता है किसका, लक्षद्वीप का। ठीक है, लक्षद्वीप की अगर आपको कैपिटल पूछेगा, राजधानी पूछेगा तो क्या बताओगे, कावारत्ती। क्या बताओगे आप, कावारत्ती। ठीक है, ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका कोच्चि हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जितने लोगों ने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं,
मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किन उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर या पैडोमीटर? चलो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ओडोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? आपका ओडोमीटर। ठीक है, या बोल सकते हैं वाहनों के द्वारा, है ना, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, इसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका ओडोमीटर का। किसका? ओडोमीटर। चलो, अब मैं कुछ कुछ आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम बता दे रहा हूँ। जैसे आपसे पूछेगा समुद्र की गहराई को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप बताओगे फेदोमीटर। किसका? फेदोमीटर का प्रयोग होता है। आपसे पूछेगा वायुयान की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए, वायुयान की ऊंचाई को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अल्टीमीटर। क्या बताओगे आप लोग? अल्टीमीटर बताओगे, अल्टीमीटर। ठीक है, आपसे पूछेगा ध्वनि की प्रबलता के लिए, है ना, ध्वनि की प्रबलता को मेजर करने के लिए, ध्वनि की प्रबलता को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे आइडियोमीटर। क्या बताओगे जी? आइडियोमीटर आप लोग को बताना है। चलो आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे हाइग्रोमीटर, है ना। किसका? हाइग्रो, है ना, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब पूछेगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका बैरोमीटर का। किसका जी? आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भूकंप की तीव्रता, सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ के द्वारा आपका भूकंप की तीव्रता को मेजर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्फैग्नोमैनोमीटर, है ना, स्फैग्मो मैनोमीटर, इसका प्रयोग किसको मेजर करने के लिए करते हैं? आपका ब्लड प्रेशर। किसको? ब्लड प्रेशर को, ये आपको याद रखना है। चलो, अमीटर का प्रयोग आपका विद्युत धारा को मेजर करने के लिए किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज को आपका मेजर करने के लिए किया जाता है। सभी बातों को आपको याद रखना है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये था कि मोटर गाड़ी में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका ओडोमीटर, बाकी समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर, वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर, ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए आइडियोमीटर, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है, आपका स्फैग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मापता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे स्टेथोस्कोप, जो हार्ट बीट का जो साउंड आता है ना, उसको सुनते हैं जो डॉक्टर लोग जो हेडफोन जैसे लगा रहते हैं कान में, आप लोग देखे होगे, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की आपका ये किसके साथ उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? नेपाल, अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान? वापस से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की किसके साथ उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? नेपाल, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये किसके साथ इसकी उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? इसका सही आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। मैप को देखिए, है ना, मैप को दिमाग में लाइए, जाहिर सी बात है मैप को दिमाग में लाने के बाद ये आपका आंसर आसानी से आपके दिमाग में छप गया होगा, है ना। इसका सही आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? देखो, आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किसका प्रयोग होता है? कॉपर का, कैल्शियम का, सोडियम का या बेरियम का? इसका सही आंसर आपका सोडियम का। किसका जी? आपका सोडियम का। ठीक है, और सोडियम के बारे में तो पता होगा, ठीक है, सोडियम के बारे में आप लोग को पता होगा। सोडियम क्या है? सोडियम एक आपका धातु है। और जनरली क्या होती है पता है जी? अगर धातु की बात करते हैं ना, तो जनरली धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, ठोस होती है। लेकिन सोडियम आपका धातु होते हुए भी आपका मुलायम अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में? मुलायम अवस्था में पाया जाता है। और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, अत्यधिक अभिक्रियाशील आपका धातु है ना। ये जो सोडियम होता है आपका जल के साथ और आपका वायु के साथ क्रिया करके आग उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ इसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट ना होकर इसको क्या किया जाता है? इसको कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है ना। इसको कैरोसिन के तेल में अर्थात मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। और सोडियम ही एक ऐसा क्या आपका धातु है जिसको आपका चाकू से काटते हैं। सोडियम के साथ साथ आपका पोटेशियम है, उसको भी चाकू से काट सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में सोडियम है तो सोडियम लगाओगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम लगाओगे। तो आपका सोडियम को आपका चाकू से कट किया जा सकता है, चाकू से कट किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, आसानी से इसे चाकू से कट किया जा सकता है। किसको? आपका सोडियम को। ठीक है, सोडियम की अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, खाने का नमक बोलते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को क्या बोलते हैं? आपका बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है जी।
और जैसे कि एक और फार्मूला लिख रहा हूँ Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको बोलते हैं धावन सोडा। इसको क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि आतिशबाजी में पीले रंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। और इसका प्रतीक चिन्ह Na होता है सोडियम का, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, है ना। चलो, तो सोडियम मुलायम धातु है, हाईली रिएक्टिव है। इसको कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं, कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसको चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। मैं इसके कंपाउंड के नाम भी आपको बता दिया। बाकी कापर मतलब होता है तांबा। तांबा को सबसे पहले खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा गया धातु कौन सा पूछेगा तो क्या बताओगे? तांबा बताओगे। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मिनरल है। हमारे हड्डी और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, चलो, इसका सही आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना या बेल्जियम? बताओ, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर आपका कांस्य पदक जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका स्पेन हो जाएगा, है ना। और भारत ने इससे पहले टोक्यो 2020 ओलंपिक में, है ना, टोक्यो 2020 ओलंपिक में, टोक्यो 2020 ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। किसको? जर्मनी को हराकर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक क्या है आपका? जीता था। ठीक है, कांस्य पदक जीता था जी। चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? स्पेन। तो पेरिस 2024 में ओलंपिक में पुरुष हॉकी ने भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? इसका सही आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। जबकि आपका टोक्यो 2020 ओलंपिक में जर्मनी को हराकर इन्होंने भारत ने क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। लेकिन अभी 2024 की बात हो रहा है, इसका सही आंसर आपका स्पेन हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, भारतीय संविधान के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित है? अनुच्छेद 1 नए राज्यों का गठन। देखो, अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद 1 क्या बोलता है जी? संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 किसके बारे में बताता है? संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 नए राज्यों का गठन बोल रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का परिग्रहण या स्थापना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन को बताता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका? इनमें से दोनों आपका गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? कौन सा आपका सही ढंग से सुमेलित है? इसका सही आंसर ना तो 1 और ना ही 2, दोनों आपका सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया भाई, सबका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल है केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 3 निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, और चौथा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 1 निर्वाचन आयुक्त। क्या पूछ रहा है? चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल है, इसका सही आंसर क्या होगा? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाए हैं, सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। और आपका चुनाव आयोग का प्रावधान हमारे संविधान के, है ना, इसका प्रावधान हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। कौन से अनुच्छेद में जी? अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है चुनाव आयोग का, और जिसमें आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और इसकी, है ना, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? इनकी नियुक्ति किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में, आगे और बात करते हैं। इसकी स्थापना आपका 25 जनवरी 1950 को, स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। और क्या ध्यान रखना है? इसका सचिवालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में, है ना। इसका सचिवालय कहाँ है? आपका सचिवालय की बात करते हैं। इसका हम लोग सचिवालय कहाँ है? इसका सचिवालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में, है ना। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्यों में शामिल कौन है? तो आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करते हैं। फिर मैंने बताया चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में है। और जो आपका चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपका चुनाव आयोग का आपका गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। और इसका सचिवालय कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली में है। सभी बातों को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? 24, 124, 224 या 200 आपका 31, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। आप सभी को पता होगा। आपका जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो उसके निराकरण के लिए कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है जी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन ये है कि आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 124। जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही होगा। अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 124 कहता है, अनुच्छेद 124 कहता है, क्या कहता है कि भारत का, ठीक है, भारत का एक क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होगा। राज्य स्तर पर क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होते हैं, है ना। लेकिन पूरे हम लोग अगर देश की बात करें, है ना, केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर क्या होता है आपको सुप्रीम कोर्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो आपका अनुच्छेद 124 हो जाएगा। इसे भारत का सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक संस्थान माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसे भारत का सबसे शक्तिशाली, इसे भारत का सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक क्या माना जाता है, ये आपका संस्थान, सबसे शक्तिशाली सार्वजनिक संस्थान माना जाता है। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब एक मैं नॉर्मल आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाई कोर्ट, ठीक है, आपका हाई कोर्ट जो आपका उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के आपका गठन, है ना, इसका उल्लेख संविधान के कौन से आपका अनुच्छेद में, या हाई कोर्ट के बारे में आपका कौन से अनुच्छेद में, उसकी स्थापना के बारे में कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका सही आंसर तो आपका अनुच्छेद 124 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों द्वारा नहीं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे आपको जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों द्वारा नहीं? शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज या लैक्टोज? इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर होगा आपका सेलुलोज। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। आपका सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको जुगाली करने वाले जो जानवर है वो पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं पचा सकते, ठीक है। जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं ना, उसके अमाशय में सेल्यूलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उसको पचाने का काम करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो सेल्यूलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। क्या है जब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। अब एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो ऐसा रासायनिक अणु जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 के रेशियो में होता है, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, एक होता है आपका डाइसेकेराइड और एक होता है आपका पॉलीसेकेराइड। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। और ये हमारे बॉडी में ऊर्जा का सबसे प्रमुख सोर्स भी होता है। अगर मोनोसेकेराइड के कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो क्या याद करना है आपको, G²F से आपका ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज के बाद आपको गैलेक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज के बाद आपको ध्यान रखना है फ्रक्टोज, ये हो जाएगा मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में आपका सुक्रोज हो जाएगा, सुक्रोज के बाद आपका माल्टोज हो जाएगा, माल्टोज के बाद आपका लैक्टोज हो जाएगा, लैक्टोज, ठीक है। जब 2 मोनोसेकेराइड को आपस में मिलाते हैं तब डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। फिलहाल डाइसेकेराइड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं इसके नाम आप लोग को याद करने हैं। पॉलीसेकेराइड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, आपका स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च के बाद आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा और ग्लाइकोजन के बाद आपका हो जाएगा सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है, सेल्यूलोज। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्य द्वारा नहीं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो इसका सही आंसर आपका सेल्यूलोज हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जी। बाकी अगर आपसे पूछेगा दूध में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दूध में आपका लैक्टोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन की बात होगा तो आप बताओगे कैसिन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ठीक है जी। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है? अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 260 या अनुच्छेद 262? बताइए। हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 262 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 262। जबकि जो अनुच्छेद 263 है ना, ये आपका अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में बताता है। ये क्या बताता है आपका, अंतर्राज्यीय, है ना, ये अंतर्राज्यीय परिषद, ये अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में बताता है। संदर्भ में क्या करता है आपको बताता है। लेकिन यहाँ पास ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 260 की बात करते हैं तो ये आपका भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार क्षेत्र बताता है ना। भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में जो संघ का अधिकार क्षेत्र है ना, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 260। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 262 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है? नगद लेन देन, क्रेडिट कार्ड लेन देन, पेटीएम या एटीएम लेन देन? देखो नाम से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है कि कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है, नगद या क्रेडिट कार्ड या पेटीएम या एटीएम लेन देन।
क्रेडिट कार्ड लेन देन ये तो डिजिटल लेन देन है ना। पेटीएम ये भी आपका डिजिटल लेन देन है। एटीएम लेन देन ये भी आपका डिजिटल लेन देन है। लेकिन जो नगद लेन देन है ना, ये आपका डिजिटल लेन देन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया है, जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है, सबका आंसर आपका सही है। आपका कौन भारत में डिजिटल लेन देन नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका नगद लेन देन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे गहरा भू आबद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित समुद्री पत्तन है? पत्तन मतलब बंदरगाह की बात हो रहा है। चेन्नई पत्तन, विशाखापट्टनम या मुंबई पत्तन या पोर्ट ब्लेयर। वापस से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि आपका कौन भारत का सबसे गहरा भू आबद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित समुद्री पत्तन है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका विशाखापट्टनम। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे गहरा भू आबद्ध और संरक्षित क्या है, आपका समुद्री पत्तन है। ठीक है, ये कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? जब आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो आपका विशाखापट्टनम जो आपका पत्तन है या बंदरगाह है, आपका क्या है? आपका सबसे गहरा है। क्या है? आपका सबसे गहरा पत्तन भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ बंदरगाह के नाम आप लोग को याद कराता हूँ। मेरे साथ आप लोग को याद करना है। दो ग्रुप में बना दे रहा हूँ। चलो दो ग्रुप बना दे रहा हूँ। देखो पहले आपको याद करना है। पहला आपसे पूछेगा कांडला बंदरगाह कहाँ है, तो आप बताओगे गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। मेरे साथ याद करते चलिए। कांडला बंदरगाह पूछेगा तो क्या बताओ? गुजरात में। दूसरा दूसरा आप लोग को याद करना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? जब का महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना है। तीसरा अगर आपसे पूछता है भाई, तीसरा पूछता है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह ये भी आपका कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और चौथा आपका मुर्मू गांव है ना, मुर्मू गांव, ऐसा आपने पढ़ा होगा मुर्मू गांव। ये कहाँ है? ये आपका गोवा में है। ये कहाँ है? जब आपका गोवा में, गोवा में, ये भी ध्यान रखना है। पांचवा पांचवा आपको ध्यान रखना है आपको मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है ना। मैंगलोर, मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, और आपका कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? आपका कोच्चि बंदरगाह आपका केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ? आपका केरल में। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछेगा आपका हल्दिया। ठीक है, जल्दी से बताओ हल्दिया। हल्दिया जो आपका बंदरगाह है ये कहाँ है? तो हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ? आपका पश्चिम बंगाल में। पारादीप पूछेगा, पारादीप, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो ये क्या बताओगे आप? उड़ीसा में है। कहाँ बताओगे? उड़ीसा में बताओगे। ठीक है, देखो क्या क्या बता दिया। कांडला गुजरात, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, मुर्मुगांव गोवा, मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ आपका पारादीप उड़ीसा में है ना। विशाखापट्टनम कहाँ है आपका? विशाखापट्टनम अभी जस्ट मैंने बताया आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद तूतीकोरिन हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी कहाँ है? आपका तमिलनाडु में है। इन्नौर बंदरगाह ये भी कहाँ हो जाएगा? आपका तमिलनाडु। ये तीनों आपका बंदरगाह आपके किस में है? तमिलनाडु में। चेन्नई, तूतीकोरिन, आपका इन्नौर बंदरगाह है ना। तो ये सभी मैंने बंदरगाह के नाम बता दिए, पत्तन के नाम बता दिए। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन भारत का सबसे गहरा भू आबद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित समुद्री पत्तन है? इसका सही आंसर आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा, है ना। तो कांडला गुजरात में है, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू है ना, और मुंबई बंदरगाह, और गोवा में मुर्मुगांव, कर्नाटक में मैंगलोर, केरल में कोच्चि, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम, आपका तमिलनाडु में चेन्नई, तूतीकोरिन और आपका इन्नौर, ये सब बंदरगाह कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे क्या देखते हैं। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान भारत, उमरोई मेघालय, नई दिल्ली भारत या इडाहो अमेरिका? हमारा क्वेश्चन है, वापस से पढ़ दे रहा हूँ। भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 से 22 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर आपका इडाहो अमेरिका। जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया है, जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है, इडाहो अमेरिका। ठीक है, अब ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। और देखो इंडिया जी के जो आपका सिलेबस है उस सबको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के सॉल्व कर लिए है ना। मैंने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं जी। इसका सही आंसर आपका इडाहो अमेरिका। जिन्होंने आपका डी ऑप्शन लगाया ना, सबका आंसर क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। प्रकाशीय तंतु में आपका बहुत उच्च गति पर डेटा को हस्तांतरण के लिए कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, दोनों, एक और दो? क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु दैट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर में बहुत उच्च गति पर डेटा के हस्तांतरण के लिए कौन सी परिघटना जिम्मेदार है? इसका सही आंसर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के नाम से जानते हैं इसको इंग्लिश में। अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें होती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए 2 शर्तें होती है। पहला शर्त है प्रकाश को हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है आपका आपतन कोण का मान, है ना। दूसरा कंडीशन है आपतन कोण का जो मान है वो आपका
क्रांतिक कोण के मान से, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए आपका, अधिक होना चाहिए। ये आपको याद रखना, दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो अभी हमने देखा ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर इस ये आपका अपूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा जो हीरे में चमक पाया जाता है, हीरे में चमक ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तीसरा जैसे कि आपका मृग मरीचिका बनता है, रेगिस्तान में जो मृग मरीचिका बनता है, ये सब आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है ना। प्रकाश के अगर अपवर्तन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तारों का टिमटिमाना हो जाएगा, ठीक है। पानी में रखे सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे छड़ी का है ना, छड़ का या छड़ी का आपका टेढ़ा हुआ दिखाई देना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के एग्जाम्पल है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहा जाएगा, जब प्रकाश है वो आपका धूल की कणों से या डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो आपका बिखर जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है जबकि बैंगनी का सबसे कम होता है। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और राणा प्रताप, अकबर और हेमू, अकबर और शेरशाह, इनमें से कोई नहीं। देखो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1556 में, और किसके बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपका अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। 5 नवंबर आपका 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था आपका, अकबर और हेमू के बीच, है ना, अकबर और हेमू के बीच इसको लड़ा गया था, ठीक है। याद रखना 5 नवंबर आपका 1556 को, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, ये तो पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछेगा तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था आपका, 1526 में हुआ था। आप लोग को पता होगा आपका इब्राहिम लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी और किसके बीच जी, बाबर के बीच, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही होगा, है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि द्वितीय युद्ध होता है आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। चलो आगे बात करते हैं। हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का नाम क्या है, किकी हकिन्सन, रीता फरिया, अनिका निल्स या सेनरी कवागुची। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली महिला मिस वर्ल्ड का नाम क्या है, किकी हकिन्सन, रीता फरिया, अनिका निल्स या सेनरी कावागुची। इसका सही आंसर आपका किकी हकिन्सन हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है ना। ये प्रथम मिस वर्ल्ड है जिसका 95 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक निधन हुआ, है ना। ये क्या है आपका प्रथम मिस वर्ल्ड है, ये आपका प्रथम मिस वर्ल्ड है, ये प्रथम मिस वर्ल्ड है ना। और इसका 95 वर्ष की आयु में, 95 वर्ष की आयु में क्या हुआ, शांतिपूर्वक इसका क्या हुआ, निधन हुआ जी। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा आपको सही है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास किससे लिया गया एक अंश है, सरस्वती चंद्र, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ और आपका विश्व परीक्षा। देखो सबसे पहले तो ये आपका भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, सबको पता होगा। राष्ट्रगान जन गण मन, है ना। अब ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास किससे लिया गया है, इसका सही आंसर आपको आनंद मठ। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया, तो आप बताओगे बंकिम चंद्र, है ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसके द्वारा आनंद मठ को लिखा गया है। और इसी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, इसके द्वारा लिखा गया आनंद मठ में आपका वंदे मातरम है जिसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। तो जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि इसको कब लिखा गया था, तो इसको आपका 1882 में 1882 में लिखा गया था। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है, ये भी आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है, लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, प्रेस की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, मीडिया में डिजिटल परिवर्तन या प्रेस का बदलता स्वरूप। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है, इस क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका प्रेस का बदलता स्वरूप। जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय क्या है, तो प्रेस का बदलता स्वरूप। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है, फर्रुखसियर, रफीउल-दर्जात, मोहम्मद शाह या रफीउद्दौला। बताओ किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। आपने नाम भी तो पढ़ा होगा मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद
मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और ये आपका उत्तर मुगल काल है ना, उत्तर मुगल काल, ये उत्तर मुगल काल के क्या थे, एक प्रमुख शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। आपका मोहम्मद शाह रंगीला है ना, आपका हिजड़ो, हिजड़ो के राजा के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। चलो इसका सही आंसर आपका मोहम्मद शाह रंगीला हो जाएगा। तो किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है, तो आपका मोहम्मद शाह। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया, सबका आंसर आपका सही है। दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कौन से वर्ष में भारत में आर्थिक सुधार हुआ था, तो आपका 1991, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बताओगे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस क्वेश्चन में डिमांड है कि हाँ इसमें एक्सप्लेन किया जाए तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टी एच विनायकरम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। टी एच विनायकराम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, घट्टम, मृदगम, सरोद या तबला। टी एच विनाकराम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, इसका सही आंसर आपका घटम हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आपका घटम हो जाएगा। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया जी, है ना, जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा, आपका सही होगा, है ना। ये एक संकीर्ण मुंह वाला क्या होता है, आपका जो घटम होता है संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन होता है, ध्यान रखना। यह एक संकीर्ण मुंह वाला, यह एक संकीर्ण मुंह वाला, यह एक संकीर्ण मुंह वाला क्या होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन होता है, ठीक है। चलो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। देखो घटम कैसा दिखता है, इस प्रकार से दिखता है घटम, है ना, ये इस प्रकार से दिखता है। तो आपका टी एच विनायकरम एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, आपका घटम हो जाएगा, इस प्रकार से दिखता है। ये एक संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का एक बर्तन होता है। बाकी मृदंग कैसे दिखता है, मृदंग इस प्रकार से दिखता है, आप लोग देखे होंगे सब, है ना। ये मृदंग इस प्रकार से दिखता है, जिस प्रकार से मृदंग दिखता है, ठीक है। तबला सबको पता होगा, एक ऐसा बड़ा रहता है और एक आपका छोटा सा रहता है, ऐसा तबला, ये तबला हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका सही आंसर क्या होगा, घटम हो जाएगा। जिन्होंने ये आपसे लगाया सबका आंसर सही है, जो कि आपका मिट्टी का बना होता है। कौन सा त्यौहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लोसर, वंगाला, योशांग या अम्बू बसाई। बताना कि कौन सा त्यौहार मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका वंगाला हो जाएगा, है ना। ये आमतौर पर फसल कटाई के बाद मनाने जाने वाला त्रिदिवसीय वार्षिक उत्सव है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके दौरान, फसल कटाई के दौरान इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा त्यौहार मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, वंगाला। फसल कटाई के बाद इसको वो लोग आपको मनाते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके सिद्धांत पर काम करती है, हुक के नियम, पास्कल के नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम या आर्किमिडीज का नियम। बताओ जो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है वो किसके सिद्धांत पर, किसके नियम पर काम करता है, इसका सही आंसर आपका पास्कल, इसका सही आंसर आपका पास्कल का नियम। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। बाकी देखो न्यूटन की गति का पहला नियम, इसी को आपको जड़त्व का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है। और न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है और इसी को जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। और जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने विरामावस्था और गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, यही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो आपको बल को परिभाषित करता है, F = m a, ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना। चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका पास्कल का नियम। जो पास्कल का नियम है आपका, ये इसी नियम के आधार पर हाइड्रोलिक लिफ्ट है क्या करता है, कार्य करता है। चलो आगे बात करते हैं। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। देखो ये भी आपका करेंट का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। स्वंते पाबो और जॉन बी गुडेनेफ और विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुअकुन और जेनिफर डोडाना और इमैनुअल चार्पेटियर और योशिनोरी ओसुमी और डेविड जूलियस। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, है ना। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन, इन्होंने क्या किया, आपका
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में उन्होंने 2024 का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है, बाकी याद रखना आपका डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आपका विक्टर एम्ब्रोस और गैरी यूकुन हो जाएगा। बाकी याद रखेंगे डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है जी, है ना। चलो आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर सेकंड ऑप्शन में भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि भैया पुरस्कार से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे ना, तो यहाँ तो आपको मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला पूछा है, जाहिर सी बात है शांति के क्षेत्र में पूछ सकता है, फिजिक्स के क्षेत्र में पूछ सकता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में पूछ सकता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको पढ़ने हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की पूर्ण मूल्यांकन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कैसे की जाती है, इसका सही आंसर होगा आपका राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा जी, आपका राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत, है ना, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा जी, आपका राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, आपका अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किया जाता है। किसका, अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल की क्या किया जाता है, आपका नियुक्ति किया जाता है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है, जी ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल के ना कार्यकाल का, इसके कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका कार्यकाल का संविधान में क्या है, आपका उल्लेख नहीं है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं, आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही है। आगे बात करते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। बढ़िया प्रश्न है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, इसका सही आंसर आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया है, सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। और इससे ही आपका भारत के मिसाइल मैन की संज्ञा दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मिसाइल मैन, ठीक है, भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, तो आप बताओगे किन्हें, आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया, सबका आंसर सही है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। दीवाने अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। बताओ जी, दीवान ए अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था, इसका सही आंसर आपका एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका जो दीवान ए अमीर कोही है ना, ये किस विभाग से संबंधित था, तो ये था आपका कृषि विज्ञान, है ना। ये आपका कृषि विभाग से क्या था, आपका संबंधित था। और इस विभाग का उद्देश्य दोआब क्षेत्र में खेती की स्थिति में सुधार करना था, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपका दोआब क्षेत्र में खेती की स्थिति का सुधार करना। दोआब क्षेत्र में खेती की स्थिति का क्या करना, सुधार करना क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन है कि दीवाने अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के एक शासक हुए। ठीक है, और दीवाने अमीर कोही इसका संबंध कौन से विभाग से था, तो आप बताओगे किससे था, आपका कृषि विभाग से था। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जी, है ना। बाकी बलबन ने तो राजस्व का सिद्धांत इन्होंने शुरू किया था, है ना। सिगदा और पाबोस प्रथा इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था। किसने, बलबन ने। चलो, तो दीवाने अमीर कोही के पद को किसने शुरू किया, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं, बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल या हैंडबॉल। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, आपका किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी विरोधी खिलाड़ी का रास्ता रोकने के लिए स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं, है ना। याद रखना, आपका जो विरोधी खिलाड़ी होते हैं उसके रास्ता को रोकने के लिए क्या करते हैं, आपका स्क्रीन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया है, सबका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए, मिजोरम, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है। जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम आपको बताना है, इसका सही आंसर आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल में महिला साक्षरता दर कितना है, आपका 64.63%, है ना। केरल में महिला साक्षरता दर कितना, आपका 64.63% है। इसका सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, अगर आपसे पूछेगा
पुरुष और महिला साक्षरता दर, पुरुष और महिला साक्षरता दर, पुरुष और महिला साक्षरता दर ये सबसे अधिक कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। और पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? सबसे कम बिहार में है जी। सबसे कम कहाँ है? आपका बिहार में है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु के जिस नाम से जिसको जानते हैं वो किस नदी पर बनाया गया है? सरयू, घाघरा, गंगा या जमुना? जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना? इसका सही आंसर आपका गंगा हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है जयप्रकाश पुल जेपी सेतु? ये आपका बिहार में है। कहाँ है? आपका बिहार में है, जो गंगा नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पटना में ना आपका दीघा घाट, ये पटना में दीघा घाट और सोनपुर में पहिलेजा घाट को जोड़ता है। पटना में दीघा घाट है नहीं, आपका पटना के जो आपका दीघा घाट है और सोनपुर में पहिलेजा घाट उसको जोड़ता है। पटना के दीघा घाट से आपका सोनपुर के पहिलेजा घाट को क्या करता है? आपका जोड़ता है। बाकी गंगा नदी के बारे में पता होगा, गंगा नदी की कुल लंबाई आपका 25 किलोमीटर है, ठीक है। आपका अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में मिलने से गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। आप लोगों को पता होगा कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो गंगा नदी का ही है, ठीक है। तो जयप्रकाश पुल जो कि बिहार में है वो किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर आपका गंगा नदी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की याचिका रीट से संबंधित है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पास? उच्च न्यायालय की याचिका रीट से, ठीक है। देखो आप लोगों को तो पता होगा कि आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है ना, वो आपका रीट जारी करते हैं, याचिका जारी करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की याचिका रीट से संबंधित है? तो अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे, अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 226। लेकिन वही अगर आपसे पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत जो आपका सर्वोच्च न्यायालय वो रीट जारी करती है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या करते हैं? रीट जारी करते हैं। तो यहाँ पास उच्च न्यायालय के संदर्भ में पूछा गया, इसलिए इसका सही आंसर आपका 226 हो जाएगा। क्या होगा? जब आपका 226 हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब आपका रीट कौन कौन सा जिसको जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपने पढ़ा होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा परमादेश, दूसरा आपका परमादेश, ठीक है। तीसरा प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। और क्या होता है? अधिकार परीक्षा। और क्या होता है? जब आपका उत्प्रेषण लेख, है ना, उत्प्रेषण लेख। ये सब क्या आपका रीट है जिसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है ना। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं। आपको याद रखना है। और आपको अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। साथ ही साथ ध्यान रखना आपका अनुच्छेद 32 इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। आशा कर रहा हूँ सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर पर उच्च दाब, मानसूनी पवने या उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट? क्वेश्चन है कि कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? इसका सही आंसर होगा आपका पश्चिमी विक्षोभ। जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा? जो आपका सही हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में भी क्या होती है? आपका वर्षा होती है। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा क्या बनाता है? कोई वस्तु आयातित होता है तो वो महंगा क्यों हो जाता है? उच्च गुणवत्ता, पसंद के अनुसार निर्मित वस्तुएं, प्रशुल्क या उपयुक्त सभी? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा क्या बनाता है? उच्च गुणवत्ता, क्वालिटी भी तो महंगा बनाएगा, है ना। और हम लोग अगर पसंद के अनुसार से उसको निर्मित करवा रहे तो डेफिनेटली वो भी क्या करेगा? उसको बनाएगा, महंगा बनाएगा। साथ ही साथ प्रशुल्क है ना, ये भी क्या करता है? महंगा बनाता है। इसका सही आंसर आपका उपयुक्त सभी। तो आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा क्या बनाता है? तो उच्च गुणवत्ता, पसंद के अनुसार निर्मित वस्तुएं, प्रशुल्क, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वह संगठन जो प्रजातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है, ICFRE और IUCN और UNEP और आपका WWF, बताना इसका सही आंसर क्या होगा? वह संगठन जो प्रजातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है, इसका सही आंसर आपका IUCN हो जाएगा। क्या होगा आपका? IUCN, ठीक है। IUCN ये क्या करता है? आपका प्रजातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है।
और आयुष्यन का अगर मुख्यालय की बात करते हैं, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो उसका मुख्यालय कहाँ पर, ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पड़ता है आपका, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ता है जी आपका, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया आयुष्यन, सबका आंसर आपका सही है, ठीक है। ये प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ध्यान रखना, मुख्यालय आपका ग्लैंड में है और ग्लैंड कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो जिन्होंने आपका सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है। आगे बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी किसके लिए भगवान को धन्यवाद देकर बैसाखी त्यौहार या वैसाखी मनाते हैं, जिंदगी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जलवायु के लिए, फसल कटाई के लिए। तो पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी फसल कटाई के लिए, है ना, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अच्छी फसल कटाई आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ जो आपका ब्लैंक पोजीशन है, यहाँ क्या आएगा, अच्छी फसल कटाई। अच्छी फसल कटाई के लिए भगवान को धन्यवाद देकर बैसाखी त्यौहार या वैसाखी मनाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन, फसल कटाई। देखो बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, और जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें एक्सप्लेन किया जाए या इसमें और तथ्यों को बताया जाए, उसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ जी। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर वन लाइनर है, उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। इसका सही आंसर आपका फसल कटाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बैंकिंग शब्दावली के संदर्भ में आपका SLR का क्या अर्थ है, स्टेट लिक्विड रेशियो, स्टेट लेस रोल, और स्टेशनरी लिक्विड रेट, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। बैंकिंग शब्द SLR का अर्थ है क्या होता है, इसका सही आंसर आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगाया सबका आंसर सही है। इसका उपयोग RBI द्वारा मुद्रास्फीति और ऋण वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग आपका RBI के द्वारा आपका मुद्रास्फीति और, है ना, मुद्रास्फीति, इसका उपयोग आपका RBI के द्वारा मुद्रास्फीति और आपका ऋण वृद्धि को, है ना, ऋण वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऋण वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये बहुत पूछता है, SLR का फुल फॉर्म और CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। इसको भी ध्यान रखना है, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और SLR का अर्थ होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और आपका CRR का कैश रिजर्व रेशियो, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, एक बांध का जलाशय, धान का खेत, वन और उद्यान। कौन सा एक कृत्रिम, मतलब जो मानव निर्मित है ना, मैन मेड आपका पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, बांध का जलाशय, धान का खेत, वन और उद्यान। देखो इसका सही आंसर आपका वन हो जाएगा, ठीक है। वन हो गया, महासागर हो गया, घास का मैदान हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, ये सब क्या आपका प्राकृतिक रूप से जो बने हुए क्या है आपका जी, आपका वो है प्राकृतिक रूप से बने हुए क्या आपका पारिस्थितिक तंत्र है। लेकिन यहाँ पास देखो, एक बांध का जलाशय, धान का खेत, उद्यान, ये सब आपका मानव निर्मित है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आपका वन। क्योंकि वन किस में आ जाता है, आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे लिख दे रहा हूँ, वन हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, महासागर हो गया, आपका घास का मैदान, ये सब आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसका सही आंसर आपका वन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ में। चलो अब ये तो हो गया हमारा, हमने अभी इंडिया जी के, है ना, थोड़ा स्पीड भले मैंने किया, लेकिन अभी मैंने आप लोग को इंडिया जी के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ जीएस, है ना, छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लगभग हम लोग 33 क्वेश्चन के आसपास छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चूंकि मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व करें तो लंबा तो होगा, थोड़ा क्लास लंबा तो होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आइडिया पर लग जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ने, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब हम लोग छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए, जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल की उपाधि खुदी थी। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव प्रथम और जगतदेव। इसका सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर पर जाजलदेव प्रथम, है ना। छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने के सिक्के जाजलदेव प्रथम ने जारी किए, जिसमें उन्होंने श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल की उपाधियां उन्होंने खुदवाई थी। इसका सही आंसर जाजलदेव प्रथम। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1095 से 1124, है ना, 1095 से 1120 इसका कार्यकाल था। और एक कलचुरी शासक थे, कौन से शासक थे, कलचुरी वंश के, ना, ये कलचुरी वंश के कौन थे, आपका प्रमुख शासक थे, कलचुरी वंश के शासक थे। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी बात हो रहा है, जाजलदेव प्रथम की बात हो रहा है। चलिए अब जाजलदेव प्रथम के बारे में जो तथ्य बताऊंगा सबको ध्यान रखना है। ये आपका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुए, है ना, सर्वाधिक शक्तिशाली, कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली क्या हुए, आपका शासक हुए, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्वर्ण सिक्का इन्होंने जारी किया,
और उस स्वर्ण सिक्का में इन्होंने आपका श्रीमद जाजल देव और गज शार्दुल की उपाधियां को उन्होंने खुदवाया, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इन्होंने ही आपका जाजल देव प्रथम ने ही आपका जाजलपुर है ना, जाजलपुर नामक शहर की स्थापना किया, जिसको हम लोग जांजगीर के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही जाजल देव प्रथम ने क्या किया था, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था। छिंदक नागवंशी शासक किसको, सोमेश्वर देव को क्या किया था इन्होंने पराजित किया था, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका जाजल देव प्रथम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है जी, है ना। चलो आगे बात करते हैं, इसके बारे में एक चीज और है, इन्होंने जो पाली का शिव मंदिर है जिसको बाण वंश के द्वारा बनाया गया था, तो पाली के शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। इन्होंने क्या किया था, पाली के शिव मंदिर का इन्होंने क्या करा, जीर्णोद्धार कराया। क्या कराया जी, आपका जीर्णोद्धार है ना, जीर्णोद्धार कराया था, ये भी बात को ध्यान रखना है। चलो इसका सही आंसर आपका जाजल देव प्रथम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन को किसने हराकर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, व्याघ्रराज, भवदत्त वर्मन, वराहराज या स्कंद वर्मन। चलो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, भवदत्त वर्मन। ठीक है, तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन को किसने हराकर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को आपका नष्ट किया था। देखो नल वंश के एक शासक हुए नल वंश के एक शासक हुए जिसका नाम था आपका भवदत्त वर्मन, जिसका नाम क्या था, भवदत्त वर्मन। तो भवदत्त वर्मन ने क्या किया, भवदत्त वर्मन है ना आपका वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को क्या किया, उन्होंने पराजित किया। किसको पराजित किया, नरेंद्र सेन को। इन्होंने नरेंद्र सेन को क्या किया जी, आपका पराजित किया और उसकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया था। अब इसके बारे में जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, रिद्धिपुर अभिलेख से। किससे जी, आपका रिद्धिपुर अभिलेख। तो रिद्धिपुर अभिलेख क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आपका नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित करके उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, अब देखो ये जो आपका नरेंद्र सेन है, नरेंद्र सेन के आपका पुत्र हुए जिसका नाम हुआ पृथ्वी सेन, है ना, पृथ्वी सेन। तो पृथ्वी सेन क्या किए, पृथ्वी सेन अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, है ना, पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन का आपका पुत्र था पृथ्वी सेन, तो पृथ्वी सेन अपने पिता नरेंद्र सेन की हत्या का बदला लेने के लिए भवदत्त वर्मन के जो आपका पुत्र थे अर्धपति भट्टारक, है ना, अर्धपति भट्टारक को क्या कर दिया, उन्हें पराजित कर दिया, अर्धपति भट्टारक को पराजित किया। और इसके बारे में जानकारी केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है। कौन से अभिलेख से, केसरी बेड़ा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ये बात को भी आपको याद रखना है, ना। तो हमारा क्वेश्चन था कि रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नरेंद्र सेन को किसने हराकर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट किया था। इसका सही आंसर आपका भवदत्त वर्मन हो जाएगा। जबकि केसरी बेड़ा अभिलेख के आधार पर पृथ्वी सेन जो कि नरेंद्र सेन के पुत्र थे, उन्होंने भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्धपति भट्टारक को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन एक है, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। ठीक है, दूसरा कथन है आपका, बिंबाजी भोसले ने परगना पद्धति की अवधारणा तैयार की। तीसरा, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली शुरू की। बताओ इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, आपको सही कथन की पहचान करना है। देखो पहला देखो, बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे, पहला तो बिल्कुल सही है जी, है ना। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक कौन था, आपका बिंबाजी भोसले, और इसका कार्यकाल कब से कब तक था, आपका 1758 से 1787 बिंबाजी भोसले का, और ये छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे। दूसरा, बिंबाजी भोसले ने परगना प्रणाली की अवधारणा तैयार की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली, अगर सूबेदारी प्रणाली की बात होता है तो आपका वेंकोजी भोसले, है ना, वेंकोजी भोसले इन्होंने क्या किया था, हमारे छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली की शुरुआत किया था। जबकि यहाँ पास बिंबाजी भोसले बोल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है ना। तो वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली की शुरुआत किया था। पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, देखो पहला और दूसरा सत्य है, लेकिन कथन तीसरा क्या आपका असत्य हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बाकी बिंबाजी भोसले के बारे में क्या ध्यान रखना है, चलो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। बिंबाजी भोसले के बारे में पहला चीज तो इसका कार्यकाल आपको पता लग गया 1758 से 1787। दूसरा चीज, इन्होंने क्या किया, दशहरे में स्वर्णपत्ति देने की शुरुआत, दशहरे में आपका स्वर्णपत्ति देने की इन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था, ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना है आपका बिंबाजी भोसले के बारे में, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, रतनपुर में अदालत की शुरुआत किया था, है ना, रतनपुर में इन्होंने अदालत की शुरुआत किया था, अदालत की शुरुआत। तीसरा, राजनांद और खुज्जी दो जमींदारियों, है ना, का निर्माण किया उन्होंने, क्या किया, राजनांदगांव और खुज्जी दो नवीन जमींदारी का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया था। ये सब क्या आपका बिंबाजी भोसले के बारे में विशेष तथ्य, ठीक है। और इन्होंने
रायपुर और रतनपुर के प्रशासन को भी एकजुट किया था। ये सब आपका बिम्बाजी भोसले के बारे में ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कथन 1 और 2 सत्य है, लेकिन कथन 3 असत्य है। क्यों? क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रणाली की शुरुआत वेंकोजी भोसले के द्वारा किया गया था, जबकि आपके पास बिम्बाजी भोसले बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए। कथन है छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। देखो सिरपुर जो कि कहाँ कौन से जिले में आता है? आपका महासमुंद जिला में आ जाता है ना। तो छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखो राम झरना बस्तर में स्थित है। देखो राम झरना बस्तर में नहीं है, राम झरना आपका रायगढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? आपका रायगढ़ से। ये रायगढ़ से 18 किलोमीटर, रायगढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यही स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन पहला बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथन 1 सही है और कथन 2 आपका सही नहीं है। तो जिन्होंने आपका ए ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही हो जाएगा जी। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सिरपुर के बारे में सबको पता ही होगा आप लोग को। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या खूबचंद बघेल। किन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जानते हैं? तो इसका सही आंसर आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से ही महात्मा गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। इन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से जानते हैं, सुंदरलाल शर्मा जी को। साथ ही साथ आपका गांधी जी ने इसे अपना गुरु भी माना है। सुंदरलाल शर्मा जी ने अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराया था, इसलिए गांधी जी ने उसको अपना गुरु भी माना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसका सही आंसर आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। राजनांदगांव में बद्राटोला जंगल सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जनवरी 1939, अप्रैल 1938, दिसंबर 1939 या सितंबर 1938? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका जनवरी 1939 में ना। राजनांदगांव में बद्राटोला जंगल सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आपको जनवरी 1939 में। और किसने इसका नेतृत्व किया था? आपका रामदीन गोड़ ने, है ना। रामदीन गोड़ ने इसका नेतृत्व किया था। किसका? आपका बद्राटोला जंगल सत्याग्रह का, जो कब हुआ था? जनवरी 1939 को। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था जी, है ना। ये क्या था आपका? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था? आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक क्या था? हिस्सा था। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक चीज अगर आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला जंगल सत्याग्रह कौन सा था, तो आपका नगरी सिहावा, जो कि हुआ था 21 जनवरी 1922 को हुआ था। नगरी सिहावा, है ना, जंगल सत्याग्रह, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जंगल सत्याग्रह था। ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर, राजनांदगांव में बद्राटोला जंगल सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसका सही आंसर आपका जनवरी 1939। नेतृत्व करता रामदीन गोड़। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। पंडित देवकीनंदन झा, रणवीर शास्त्री, पारस राम सोनी, अमीर चंद। कौन रायपुर षड्यंत्र केस के सदस्य थे? बोल रहा है सदस्य थे। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए हमारा क्वेश्चन है कि कौन रायपुर षड्यंत्र केस के सदस्य थे? ऑप्शन है पंडित देवकीनंदन झा, रणवीर शास्त्री, पारस राम सोनी या अमीर चंद। इसका सही आंसर देखो, रणवीर शास्त्री थे, पारस राम सोनी भी थे, अमीर चंद सॉरी आपका पंडित देवकीनंदन झा भी थे। 1, 2 और 3 ये तीनों थे, है ना। आपका अमीर चंद का संबंध इससे नहीं था। किससे? रायपुर षड्यंत्र केस से। इसलिए इसका सही आंसर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। और रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे? अगर आप पूछेगा कि रायपुर षड्यंत्र केस के नायक कौन थे, तो आप बताओगे यही आपका पारस राम सोनी, है ना। रायपुर, यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो, रायपुर षड्यंत्र केस के नायक की बात होगा। केस के नायक कौन थे, तो आप बताओगे पारस राम सोनी, है ना। पारस राम सोनी क्या थे? इसके नायक थे। ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, चलो इसका सही आंसर आपका 4th ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन में खान साहब की उपाधि का त्याग किया था? काजी शेर खान, वामन राव लाखे, गोपी किशन या कल्याण जी। किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन में खान साहब की उपाधि का त्याग किया था? इसका सही आंसर आपका काजी शेर खान। उसके बाद ध्यान रखना जो वामन राव लाखे, है ना, सेठ गोपी किशन, मुरारजी थेकर, ये सब ने आपका राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। किसका? इन्होंने राय साहब की उपाधि का क्या किया था? त्याग किया था। जबकि क्वेश्चन ये है कि किसने असहयोग आंदोलन के समर्थन में खान साहब की उपाधि का त्याग किया? इसका सही आंसर आपका काजी शेर खान हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1 है, रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले तो सही है कि रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। दूसरा, रविशंकर शुक्ल वर्ष 1937 के आम चुनाव के दौरान बिलासपुर के मध्य प्रांत से निर्वाचित सदस्य थे।
देखो, रविशंकर शुक्ल 1937 के आम चुनाव के दौरान बिलासपुर नहीं आएगा, यहाँ पास क्या आएगा आपका रायपुर आएगा। रायपुर से मध्य प्रांत के निर्वाचित सदस्य थे, यहाँ पास बिलासपुर बोला है, बिलासपुर गलत हो जाएगा। तो कथन एक तो सही है, कथन एक सत्य है, लेकिन कथन दो क्या होगा आपका असत्य हो जाएगा। रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, बिल्कुल सही है। लेकिन रविशंकर शुक्ल वर्ष 1937 के आम चुनाव के दौरान रायपुर के मध्य प्रांत से निर्वाचित सदस्य थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको राघवेंद्र राव जो कि बिलासपुर से निर्वाचित सदस्य थे, है ना, और घनश्याम दुर्ग जो कि दुर्ग से, राघवेंद्र राव ये आपका बिलासपुर से, राघवेंद्र राव बिलासपुर से आपका निर्वाचित सदस्य थे। जबकि आपका घनश्याम, है ना, घनश्याम प्रसाद ये कहाँ से थे आपका दुर्ग से थे, कहाँ से थे आपका दुर्ग से थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो क्या होगा आपका सही नहीं है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है। देखो, मैं आपको छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के स्थायी नाम को आप लोग को याद कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो लाल पीली मिट्टी होता है, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, मटासी माटी, क्या बोलते हैं, मटासी माटी, ठीक है। और जो काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, कन्हार माटी कहते हैं, ठीक है। जो आपका लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी को हमारे छत्तीसगढ़ में मुरमी मिट्टी या भाठा मिट्टी कहते हैं, मुरमी मिट्टी या भाठा मिट्टी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काली मिट्टी के वैसे देखा जाए तो बहुत सारे नाम है, कन्हार मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को भर्री मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलो, अब क्वेश्चन है कि आपका किस मिट्टी के मिश्रण को आपका मतलब लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं, सब पूछा है ना। तो याद रखना आपका लाल पीली मिट्टी और किसका जो आपका काली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी, इसके मिश्रण को क्या कहा जाता है, इसके मिश्रण को बोलते हैं आपका डोरसा, क्या बोलते हैं, डोरसा, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि मटासी मिट्टी और आपका कन्हार मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी, जिसको कन्हार माटी के नाम से जानते हैं। और सेकंड नंबर में आता है आपका लाल पीली मिट्टी, जिसको मटासी माटी के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को किस नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर आपका डोरसा हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, सरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तेल, ईब, कहर या मांड। सरभंजा जलप्रपात की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के मांड नदी पर स्थित है, और मांड नदी का उद्गम आपका मैन पार्ट से हुआ है। कहाँ से आपका मैन पार्ट से, ठीक है, मैन पार्ट से आपका मांड नदी का उद्गम हुआ है, और सरभंजा वाटरफॉल है ये आपका मांड नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और आप लोग को पता होगा जो फेमस जो वाटरफॉल है, जैसे कि अगर बात करते हैं आपका चित्रकूट वाटरफॉल जो कि इंद्रावती नदी पे है, तीरथगढ़ मुनगाबहार नदी पे है, याद रखना सब इंपॉर्टेंट है ना। टाइगर पॉइंट अगर जलप्रपात कहाँ है बोलेगा तो आप बताओगे मैन पार्ट में है, ठीक है। सात धारा पूछेगा तो क्या इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। हसदेव पूछेगा, मतलब सॉरी आपको अमृत धारा पूछेगा तो हसदेव नदी पे, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो, इसका सही आंसर आपका मांड हो जाएगा, मांड जो कि महानदी की सहायक नदी है, मांड नदी की आपका महानदी की, ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की क्या है आपका सहायक नदी है, लंबाई 155 किलोमीटर है इसका। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं। कौन छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु का कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, कर्क रेखा के समीप है, पर्वत श्रृंखला या मैदानी क्षेत्र। बताओ निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु का एक कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, या कर्क रेखा के समीप है, पर्वत श्रृंखला या मैदानी क्षेत्र। इसका सही आंसर आपका यह कर्क रेखा के समीप है। आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, 4 जिलों को स्पर्श करते हुए कर्क रेखा जाती है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा बलरामपुर, ये चारों जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के समीप होने के कारण आपका छत्तीसगढ़ की गर्म और आर्द्र जलवायु है, ये आपको याद रखना है। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपको सही है। बैगा द्वारा की जाने वाली झूम खेती का स्थानीय नाम क्या है, तो बैगा जनजाति के द्वारा खेती किया जाता है उसका स्थानीय नाम क्या है, दहिया, बेवार, पिद्दा, देवारी। देखो, जो आपका दहिया जनजाति है, आपका बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति के द्वारा जो कृषि पद्धति किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बेवार बोलते हैं, बैगा का बेवार, है ना। अबुझमाड़िया जनजाति की कृषि पद्धति को क्या बोलते हैं, पिद्दा, क्या बोलते हैं जी, पिद्दा बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आपसे पूछेगा कमार जनजाति की कृषि पद्धति का नाम क्या होगा आपका, कमार का दाहिया। भतरा जनजाति की कृषि पद्धति का नाम अगर आपसे पूछता है तो क्या बताओगे, दहिया, ठीक है। पहाड़ी कोरवा का पूछेगा, पहाड़ी कोरवा जनजाति का कृषि पद्धति का नाम, तो आप क्या बताओगे, देवारी बताओगे, क्या बताओगे जी, देवारी बताओगे, पहाड़ी कोरवा का देवारी हो जाएगा, ठीक है। सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और गोड़ का, ठीक है, गोड़ का पूछेगा तो आपका धारिया या बेवार, है ना, धारिया या बेवार।
गोड़ का आपका धारिया या बेवार हो जाएगा। ये कृषि पद्धतियों के नाम है, इंपॉर्टेंट है। तो बैगन द्वारा की जाने वाली झूम खेती का स्थानीय नाम कौन सा है? इसका सही आंसर आपका बेवार। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा, बेवार हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 80.27, 50.73, 70.28 या 60.24? इस क्वेश्चन का सही आंसर 60.24 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर, अगर कुल साक्षरता दर पूछेगा छत्तीसगढ़ का कुल साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना, कुल साक्षरता दर पूछेगा तो 70.28%, जिसमें से आपका पुरुष साक्षरता दर पूछेगा, पुरुष साक्षरता दर कितना है तो आप बताओगे 80.27%। और महिला साक्षरता दर पूछेगा, महिला साक्षरता दर तो आपको बताना है 60.24%। ठीक है, तो जिन्होंने आपका फोर्थ ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षर जिला पूछेगा तो दुर्ग बताओगे, और सबसे कम या न्यूनतम साक्षर जिला पूछेगा तो बताओगे सुकमा, है ना। सर्वाधिक साक्षर जिला क्या होगा आपको? दुर्ग हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षर जिला पूछेगा भाई तो क्या बताओगे आप? दुर्ग बताओगे। और न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम तो न्यूनतम में आपको बताना है क्या? सुकमा बताना है। ठीक है, चलो इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? यहाँ पास अनुसूचित जाति बोल रहा है, मतलब एससी का बोल रहा है। एससी का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? अगर अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर तो कितना है? 32,74,269 ये कुल जनसंख्या है। ये जनसंख्या की बात हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन 12.82% हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2011 के आधार पर देखा जाए, जनगणना के आधार पर, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 32,74,269, जो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या का 12.82% है। लेकिन अगर वही पूछता है, ये अनुसूचित जाति पूछ दिया, अनुसूचित जनजाति, इसका जनसंख्या 78,22,902, इसकी जनसंख्या कितना है? अनुसूचित आपका जनजाति का, एसटी का 72, आपका 78 लाख अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है भाई, 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% है। ठीक है, अगर एसटी पूछेगा तो बताओगे 30.60, लेकिन अगर एससी पूछेगा तो आप बताओगे कितना? 12.82%, है ना। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो आपको 12.82%, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग को तथ्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग, इससे पहले हम लोग ने क्या किया था? इससे पहले हम लोग इंडिया जी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस से क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बाद हम लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। भांडल देउल पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में है? सर, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग या बलौदाबाजार? क्या पूछा है? भांडल देउल पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? इसका सही आंसर आपका रायपुर जिला, है ना। रायपुर जिला के आरंग में भांडल देव जल मंदिर है, जो कि महानदी के पास एक छोटी सी बस्ती है ना। और आरंग को आपका मंदिरों के नगर के नाम से भी आपका जाना जाता है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका रायपुर हो जाएगा। तो भांडल देउल मंदिर, भांडल देउल पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो रायपुर जिला। स्पेशली उस जगह का नाम बताओ तो आरंग। ठीक है, आरंग जो कि महानदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा बस्ती है। और आरंग को मंदिरों का शहर या मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्राचीन नाम भांडेर था, आरंग का प्राचीन नाम भांडेर था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अलबका पहाड़िया छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीजापुर, नारायणपुर, जसपुर या बेमेतरा? बताइए, अलबका पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आपका बीजापुर जिला है। इसका सही आंसर आपका बीजापुर जिला, याद रखना है। बीजापुर में आपका अलबका पहाड़ी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका रामदाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी, मांड नदी, आपका बनास नदी या चिनार नदी? पूछ रहा है आपका रामदाह जलप्रपात। तो रामदाह जलप्रपात आपका बनास नदी पे है। कौन सी नदी पे? बनास नदी पे है। साथ ही साथ रखना, अगर आपसे पूछेगा तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगाबाण नदी पे, इंद्रावती नदी पे आपको कौन सा आपका चित्रकूट वाटरफॉल है, ध्यान रखना है। आगे पूछे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हसदेव नदी पे कौन सा वाटरफॉल है, तो क्या बताओगे? हसदेव नदी पे आपका अमृत धारा है। ठीक है, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पे है। ऐसा आप लोग को पूरा सब चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। चलो, इसका सही आंसर आपका बनास नदी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माटी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार माटी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? बैसाख, चैत्र, ज्येष्ठ या आषाढ़? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में अगर देखा जाए, चैत्र माह में ना आपका सरगुजा अंचल में मनाते हैं सरहुल पर्व। जब साल के वृक्ष में नया फूल आ जाता है तब खुशी जाहिर करने के लिए उराव जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है।
बस्तर अंचल में मनाते हैं आपका माटी त्यौहार, बस्तर अंचल में माटी त्यौहार मनाते हैं। इसी को आपका बीज पुटनी, इसी को आपका बीज पुटनी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माटी त्यौहार को। चैत्र माह में बस्तर अंचल में ही आपका चैत्रई पर्व मनाते हैं। कौन से पर्व मनाते हैं? चैत्रई पर्व मनाया जाता है। ये भी बात तो आपको ध्यान में रखना है ना। आगे बात करते हैं आपका चैत्र माह में जो आपका बस्तर अंचल में सुकमा के छिंदगढ़ विकास खंड में गोबर बोहरौनी पर्व मनाते हैं। कौन सा पर्व मनाते हैं? गोबर बोहरौनी। गोबर बोहरौनी पर्व का भी आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार माटी त्यौहार किस माह में मनाते हैं? इसका सही आंसर आपका चैत्र माह। मैंने पूरा क्लास लिया है आर्ट एंड कल्चर का कि कौन कौन से माह में कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, कौन कौन से तिथि को मनाते हैं, सब मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो अब इन सब के बारे में बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा यार कि ये सब माह में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। और चूंकि ऐसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप लोग को पैटर्न समझ में आए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके, है ना। चलो इसका सही आंसर आपका चैत्र माह हो जाएगा। चैत्र माह जिसको बीज पुटनी पर्व के नाम से भी जानते हैं, माटी त्यौहार को। उसके बाद आपका काकसाड़ छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है, कौन सी जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है? उराव, हल्बा, नगेशिया या मुड़िया? देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर अंचल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है और मुड़िया जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति है। मुड़िया जनजाति के द्वारा बहुत सारे नृत्य करते हैं, जैसे कि बात करते हैं आपका सबसे पहले तो मांद्री नृत्य किया जाता है, उसके बाद आपका ककसार नृत्य किया जाता है, ककसार के बाद आपका घोटुल पाटा हो जाएगा, घोटुल पाटा, घोटुल पाटा के बाद आपका हुल्की पाटा नृत्य करते हैं लोग, हुल्की पाटा, ये सब नृत्य का नाम है ना। और क्या क्या करते हैं आपका माओ पाटा नृत्य इसके द्वारा किया जाता है, माओ पाटा। और क्या नृत्य करते हैं लोग? कोकरिंग नृत्य करते हैं, कोकरिंग ये लोग। और क्या करते हैं? एबाल तोड़ नृत्य करते हैं, एबाल तोड़। और कौन सा नृत्य करते हैं लोग? पुस कोलांग, पुस कोलांग नृत्य करते हैं। और कौन सा नृत्य इसके द्वारा किया जाता है आपका? गेड़ी या डिटोंग नृत्य, गेड़ी या डिटोंग नृत्य। ये सब इसके नृत्य के नाम है भाई, ध्यान रखना है। मांद्री, ककसार, घोटुल पाटा, हुल्किल पाटा, माओ पाटा, कोकरेंग, इबाल तोर, पुस कोलांग, गेड़ी या डिटोंग और हर एडन्ना, है ना, हर एडन्ना, ये सब इसके नृत्य का नाम है। किसके? मुड़िया जनजाति। चूंकि मुड़िया जनजाति के द्वारा बहुत सारे नृत्य करते हैं, बहुत सारे इसके द्वारा पर्व भी मनाया जाता है ना, पर्व भी इनके द्वारा बहुत सारे मनाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में? सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति गोंड हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति आपका मुड़िया हो जाएगा, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति हल्बा हो जाएगा, लेकिन सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति आपका अबूझमाड़िया हो जाएगा। सबको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार साल के पेड़ में फूल खिलने के दौरान मनाया जाता है? गोंचा, मेघनाथ, दियालिया, सरहुल। मैंने बताया था चैत्र माह में ना, बस आपका चैत्र माह में जो सरगुजा अंचल है, सरगुजा अंचल में उराव जनजाति के लोग निवास करते हैं और उराव जनजाति के द्वारा चैत्र माह में जब साल के वृक्ष में फूल आता है तब वो लोग सरहुल पर्व मनाते हैं। सरहुल पर्व मनाते हुए सरहुल गीत गाते हैं और सरहुल गीत गाते हुए सरहुल नृत्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है सरहुल इसके पर्व का भी नाम है, इसके गीत का भी नाम है और इसका आपका नृत्य का भी नाम हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उराव जनजाति की प्रमुख बोली का नाम क्या होगा? कुड़ुख। कुड़ुख याद रखना। कुड़ुख किसका बोली है? तो आपका उराव जनजाति का, जो कि सरगुजा अंचल में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो गोंचा पर्व है इसको बस्तर अंचल में मनाते हैं, ठीक है। गोंचा पर्व को बस्तर अंचल में मनाते हैं, स्पेशली रथ यात्रा पर्व के दौरान, याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, उसी को रथ यात्रा पर्व को तो गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, बढ़ते हैं। दियारी पर्व को आपका दीपावली के समय मनाते हैं, दियारी पर्व को दीपावली के समय मनाया जाता है। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन नीति किस वर्ष स्थापित की गई थी? 2001, 2000, 2015, 2005। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 2001 हो जाएगा। क्या होगा जी? आपका 2001 याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वन नीति 2001 में आपका स्थापित की गई थी, है ना। इसका सही आंसर आपका 2001 हो जाएगा। वन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में आपका वन नीति स्थापित किया गया था। जिन्होंने ये ऑप्शन लगाया है सबका आंसर सही है। संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान उल्लेख है? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता होगा हमारे संविधान के भाग 9 में, है ना, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। और भाग 9 ये कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर आप लोग करेंगे, है ना। जब भी आप देखोगे वीडियो को तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसके आंसर आप लोग को करने हैं। बाकी अगर कौन सा अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है पूछेगा तो बताओ कि 11वीं अनुसूची में, जिसमें पंचायती राज के लगभग 29 विषयों को उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। पंचायती राज के 29 विषयों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर आपका भाग 9 हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था और ये हमारे 11वीं अनुसूची में भी क्या आपका शामिल है, आपको याद रखना है। चलो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 29 विषय को रखा गया ना।
पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है? पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। दूसरा, केवल अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। तीसरा, केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। और चौथा, केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है? इसका सही आंसर आपका पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। पंचायत का प्रत्येक पद अधिकारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक क्या होते हैं? आपका लोक सेवक होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इनमें से कौन दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं? सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष। क्या बोल रहे हैं कि आपका कौन दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं? देखो इसका सही आंसर उप सरपंच। उप सरपंच तो होगा ही होगा, है ना, उप सरपंच। उप सरपंच के साथ साथ और कौन है जी? आपका जनपद पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा और आपका जिला पंचायत अध्यक्ष। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष ये आपका दो पदों पर निर्वाचित होते हैं और दोहरी भूमिका निभाते हैं, है ना। जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक को इस पढ़ाना शुरू करूँगा तो इन सब के बारे में पूरा डिफाइन करूँगा। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा बढ़ रहा है ना। बस मैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ये आपको मैं पैटर्न पूरा आप लोग को बता रहा हूँ, है ना। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब पर्टिकुलर उस टॉपिक में पढ़ेंगे तो मैं पूरा सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। चलो देखो इसका सही आंसर आपका दूसरा, तीसरा और चौथा आपका दूसरा मतलब कहने का तात्पर्य आपका उप सरपंच, फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष, फिर आपका जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया? अब देखो हम लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? मोर नाच रहा है, महेश रुग्ण हो गया है, राम ने रावण को मारा और ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। चलो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका फोर्थ ऑप्शन, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। देखो सबसे पहले तो आपका वाक्य की बात करते हैं तो एक होता है अकर्मक वाक्य, अकर्मक, और एक आपका सकर्मक। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म प्रेजेंट नहीं होता, है ना। एक होता है आपका अकर्मक वाक्य और एक होता है आपका सकर्मक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्य जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक वाक्य कहलाता है, और ऐसे वाक्य जिसमें कर्म होता है वो क्या कहलाता है? सकर्मक वाक्य, है ना। और कर्म किसे कहेंगे? तो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन से वाक्य में द्विकर्मक है जिसमें आपका दो कर्म है? तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा? ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। अब देखो यहाँ पास है आपका दो कर्म कौन कौन से है? खिलाना तो क्या होगा? खिलाना क्रिया हो जाएगा, खिलाना क्रिया हो जाएगा। और ममता क्या है? ममता करता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पास रोटी और कुत्ते ये क्या होगा? आपका दो कर्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कूरा ससुर का अर्थ क्या है? देखो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से भी तो क्वेश्चन आएंगे। तो कूरा ससुर का अर्थ क्या है? तो आपका छत्तीसगढ़ी में जेठ को कूरा ससुर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में जेठ को कूरा ससुर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आय लुलू जाय लुलू पानी ल डराय लुलू, इस पहली का अर्थ क्या है? चश्मा, घड़ी, जूता या कपड़ा। आय लुलू जाय लुलू पानी ल डराय लुलू, इस पहली का अर्थ क्या हो जाएगा? जब आपका जूता हो जाएगा। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपको सही है। सीजीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, आय लुलू जाय लुलू पानी ल डराय लुलू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपका जूता हो जाएगा जी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पराठा, पूरी, फ्राई, अंगाकर। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अंगाकर रोटी, है ना। तो आग में सेकी गई मोटी रोटी को छत्तीसगढ़ी में अंगाकर रोटी के नाम से जानते हैं। टमाटर की चटनी के साथ इसको बढ़िया खाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, आपका सब्जी के साथ भी आप खा सकते हो। तत्सम शब्द धवल के छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है ना? तत्सम शब्द, देखो अगर तत्सम शब्द की बात करते हैं तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के समान है और जिसका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तत्सम शब्द कहते हैं जी, है ना। लेकिन तद्भव शब्द की बात करते हैं तो आपका जो संस्कृत से बनने वाले जो नए शब्द होते हैं उसको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के शब्द जो बनते हैं ना उसको तद्भव शब्द बोलते हैं। मतलब संस्कृत वाले शब्द तत्सम और हिंदी वाले शब्द आपका तद्भव। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका तत्सम शब्द धवल के छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका धवल का क्या होगा? आपका धवल का क्या होगा? जब आपका धौरा हो जाएगा। धवल का क्या होगा? आपका धौरा। जिन्होंने आपका बी ऑप्शन लगाया है सबका आंसर आपका सही है, धवल का आपका धौरा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, धवल का आपका धौरा होगा ना। आगे बात करते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है भाई आपका तद्भव शब्द। अभी मैंने बताया था तत्सम मतलब जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहेंगे, और संस्कृत से जो नए जो शब्द बनते हैं, है ना,
जिसका प्रयोग होता है जो हम हिंदी में जो हम लोग करते हैं, जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं अग्नि। अग्नि आपका तत्सम शब्द है, तो आग क्या होगा आपका तद्भव शब्द है। तो संस्कृत से बनने वाले नए हिंदी शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पास देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आपका तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत वाले शब्द, देशज शब्द मतलब जो देसी देसी आपका भाषाओं से लिए गए हैं, और विदेशज शब्द जो आपको विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं भैया, छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है। छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वह है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी। देखो छत्तीसगढ़ के आपका उत्तर है ना, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के आपका उत्तर पूर्व दिशा की ओर क्या है, पूर्व दिशा की ओर उड़ीसा है। पूर्व दिशा की ओर क्या आपका उड़ीसा है ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ पर उड़िया का प्रभाव जिस क्षेत्र में पड़ा है वह है, इसका सही आंसर आपका पूर्वी हो जाएगा। जिन्होंने पूर्वी लगाया सबका आंसर क्या होगा, जब आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने पूर्वी लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा परी की धार के गीतकार का नाम बताइए। दानेश्वर शर्मा, पवन दीवान, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा या लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया का तो एक गाना आपने सुना होगा, मोर संग चलो रे। यहाँ ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा परी की धार के गीतकार का नाम क्या है, इसका सही आंसर डॉक्टर नरेंद्र वर्मा है ना। डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, इसके रचनाओं का नाम है अपूर्वा, सुबह की तलाश, मोला गुरु बनाए लेते है ना। और जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो आपका राज्य गीत है अरपा परी की धार, इसके भी रचयिता कौन है, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विमल कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा या डॉक्टर विमल कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। इसका सही आंसर आपका डॉक्टर विमल कुमार पाठक एवं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विमल कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय या वाच्य। देखो आपका जैसे कोई आपका एक शब्द है, तो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द की आपको अंत में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जुड़कर उसका एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे आपका उपसर्ग कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। और जब अंत में जुड़ेगा तब उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहा जाता है। अंत में जब जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहेंगे। और कारक क्या होता है, कारक क्रिया का संबंध संज्ञा, सर्वनाम एवं अन्य शब्दों के साथ कराता है। कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, श्रम संप्रदान कारक, अपदान कारक, ये सब आपने कारक पढ़ा ही होगा। इसका सही आंसर आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है आपका, इसका सही आंसर आपका ई हो जाएगा है ना। आपका सॉरी ये बोलता हूँ नी हो जाएगा ना। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, इसका सही आंसर आपका नी है। नी प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। तो विश्वसनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, इसका सही आंसर आपका नी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आप अत्याचार का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा आपका अति धन आचार, क्या होगा जब आपका अति धन आचार है ना, अति धन आचार हो जाएगा। और अत्याचार में आपका कौन सा, अगर पूछेगा कौन सा संधि है तो आप बताओगे आपका स्वर संधि, स्वर संधि है। और कौन सा स्वर संधि है, तो कौन सा स्वर संधि है आपका, इसमें आपका अति धन आचार अत्याचार है ना, इसमें आपका यण स्वर संधि है। कौन सा संधि आपका, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि है, आपको ध्यान रखना है। संधि क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल मिलाप या मित्रता। ठीक है, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही आपका संधि कहा जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। इसका सही आंसर अति धन आचार, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संधि का गुण है, संधि निरर्थक अर्थों को मिलाकर सार्थक बनाती है, संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव, और संधि दो पदों का योग होता है। इनमें से कौन सा संधि का गुण है। चलो अब इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बनाना है ना, इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे क्या होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं, समास के कितने भेद हैं, 3, 4, 5 या 6। अगर मैं समास के भेद की बात करता हूँ तो समास से कितने भेद होते हैं, समास से आपको 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला आपका अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या होगा आपका तत्पुरुष समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा आपका द्विगु समास हो गया। चौथा आपका द्वंद्व समास हो गया। पांचवा आपका कर्मधारय समास हो गया। और छठवां क्या होगा आपका, बहुव्रीहि समास। छठवां क्या होगा जबकि बहुव्रीहि समास। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपका, संक्षेप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और समास का विलोम क्या होता है आपका, व्यास होता है, विग्रह नहीं होता
है ना। समास का विलोम कहते हैं व्यास होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। चलो, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, आपका 6 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। संधि के आपको 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समास के 6 प्रकार होते हैं, अभी मैंने नाम बता दिया, ठीक है। स्वर संधि के पूछेगा तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार, विशेषण के 4 प्रकार, कारक की संख्या 8। ये संख्या से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर आपका 6 हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकमल, ठीक है। नीलकमल, नीलकमल में कौन सा समास, ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो नीलकमल का में कौन सा समास है, आपका कर्मधारय समास, ठीक है। नीला है कमल जो, ठीक है, नीला है, नीला है कमल जो, नीला है कमल जो, मतलब यहाँ पास कमल की क्या बता रहा है, आपका विशेषता बता रहा है कि कलर, अब जो कमल है वो कौन से रंग का है, नीले रंग का है ना। तो जिस विषय आपका जिस समास में आपका विशेषण विशेष रूप में उपमान का संबंध पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास कहा जाता है। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि कमल कौन से रंग का है, नीले रंग का है, इसीलिए आपका नील कमल में कौन सा समास, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कर्मधारय समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ क्या है, टखना, जांघ, टांग या घुटना, बताओ जी। छत्तीसगढ़ी माड़ी, माड़ी माड़ी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर आपका घुटना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको घुटना। इस प्रकार से भी मैंने लैंग्वेज में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए। थोड़ा स्पीड किया हूँ, स्पीड इसलिए किया हूँ क्योंकि बहुत समय भी हो रहा है, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न को ज्ञात कीजिए। 17, 19, 29, 31, 39, 41। देखो क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लो। 17 दिया है, 19 दिया है, 29 दिया है, 31 दिया है, 39 दिया है और 41 दिया है। अब देखो इसमें भिन्न कौन सा है, भिन्न कौन सा है। अब देखो ये अभाज्य संख्या की बात हो रहा है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 17 भाज्य संख्या है, 19 भी है, 29 भी है, 31 भी है, लेकिन 39 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 39 होगा। इसका सही आंसर आपका 39 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं। शब्द VRAKIE के अक्षरों को सही क्रम में लगाने पर हमें एक नदी का नाम प्राप्त होता है। नदी का नाम क्या बोल दिया है, एक नदी का नाम प्राप्त होता है। तो इस नाम में बाएं से पांचवा अक्षर क्या है। अब देखो इसको मिलाने से ना, इसको आपको एक क्रम से मिलाने पे किसका नाम प्राप्त होता है, नदी का नाम प्राप्त होता है बोल रहा है। देखो जी कौन सा नदी हो सकता है, चलो हाँ कौन सा नदी हो सकता है, आपका CA का, उसके बाद VE कांवे, उसके बाद आपका RI ये होगा, कावेरी नदी होगा जी, कावेरी नदी होगा। नदी का नाम प्राप्त होता है तो कावेरी नदी का नाम प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है इस नाम में बाएं से पांचवा अक्षर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा R। तो जिन्होंने आपका पहला ऑप्शन लगाया है R, सबका आंसर सही है। पांचवा अक्षर पूछा है तो पांचवा अक्षर क्या है जी, आपका R हो जाएगा, ठीक है। तो A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, सही समूह चुनिए। NHP, उसके बाद OGQ, उसके बाद TLJ। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, चलो इसको देखते हैं। NHP क्या क्या दिया आपका, N, उसके बाद H, उसके बाद P, है ना। इससे क्या हो रहा है, आपका O, G और Q बढ़ रहे हैं। देखो N के बाद क्या होगा, N के बाद MNO, है ना, MNO मतलब +1 हमने जोड़ा, है ना। उसके बाद GH यहाँ पास हमने -1 किया, उसके बाद PQ फिर हमने क्या किया, +1 जोड़ दिया, +1 जोड़ा, है ना। तो क्या हो रहा है, +1 -1 +1। अब यहाँ देखो TLJ, T में हम लोग +1 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका HTU, U बन जाएगा। उसके बाद L में हम लोग -1 कर देंगे, है ना, L से हम लोग 1 कम करेंगे तो आपका JKL, तो यहाँ पास K हो जाएगा। उसके बाद J में क्या करेंगे, फिर +1 जोड़ेंगे तो J के बाद क्या आता है, K आता है, तो UKK, हाँ बहुत बढ़िया। ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा, जब आपका सही हो जाएगा ना। जिन्होंने आपका थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर क्या होगा, आपका सही होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, फर्नीचर से मेज, मेज के बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद क्या आएगा, फर्नीचर, मेज, स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद क्या आएगा, कार्यालय, कुर्सी, पेंसिल या कमरा। फर्नीचर, मेज, स्टेशन, हाँ चलो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका पेंसिल हो जाएगा, है ना। फर्नीचर का संबंध मेज से है तो स्टेशनरी का संबंध किससे होगा, पेंसिल से होगा। जो ऑप्शन दिया गया इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित को एक अर्थपूर्ण क्रम में छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित कीजिए। छोटे से बड़े की ओर, फ्लैट, मकान, महल, बंगला, कुटिया। फ्लैट, मकान, महल, बंगला, कुटिया। देखो आपका कुटिया तो सबसे छोटा होता है तो ये पहले आएगा, कुटिया सबसे छोटा होता है तो पहले आएगा।
कुटिया के बाद आपका फ्लैट आएगा, है ना, कुटिया, कुटिया के बाद क्या आएगा जी, आपका फ्लैट आएगा, फ्लैट, फ्लैट कुटिया से बड़ा होता है। फ्लैट के बाद क्या आएगा, मकान आएगा, मकान, ठीक है, मकान। मकान के बाद क्या आएगा आपका, बंगला, बंगला, बंगला के बाद आपका क्या आएगा, महल। यही होना चाहिए ना, कुटिया, फ्लैट, मकान, बंगला, महल, कुटिया, फ्लैट, कुटिया, फ्लैट, मकान, बंगला, महल, मकान, बंगला, महल। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, कुटिया मतलब पाँच, मतलब क्या आ रहा है आपको ये, पाँच एक दो, पाँच एक दो चार, उसके बाद तीन, हाँ ये पाँच एक दो चार तीन, पाँच एक दो चार तीन इसका सही आंसर होगा आपका। पाँच में आपका कुटिया है, मतलब ये है ना पाँच, उसके बाद एक में क्या है, फ्लैट है, उसके बाद दो में क्या है, मकान है, उसके बाद चार में क्या है आपका, बंगला है, उसके बाद तीन में क्या है आपका, महल है। बिल्कुल सही है आपका, दो ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। चलो छोटे से बड़े बोला गया था ना। अब इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। चलो एक वर्ड दिया है आपका रिडंडेंट, है ना, रिडंडेंट, ये आपका एक वर्ड दिया है, आपको बताना है चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना, इसी के अनुसार जिनका मीनिंग है उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन दिया है प्रिसाइज, इम्प्रूव्ड, उसके बाद आपका सुपर फ्लोरस, उसके बाद एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ग्रेटेड। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्रेटेड। आपको इसका सही आंसर करना है। पहले तो इसका अर्थ आपको जानना है, ये जो दिया ना, ये जो दिया है इसका अर्थ क्या होता है आपका, इसका अर्थ होता है आपका उपयोगी नहीं, जरूरत से ज़्यादा। इसका अर्थ क्या होता है आपका, उपयोगी नहीं, उपयोगी नहीं, या आपका ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, इसका क्या होता है आपका अर्थ होता है। अब देखो इसी के आधार पर इन सब का अर्थ देखना है, इनका अर्थ आपको देखना है। ये जो ऑप्शन दिए ना, इनका अर्थ क्या क्या होता है। अगर प्रिसाइज की बात करते हो तो प्रिसाइज मतलब क्या होता है, क्या होता है यार, सटीकता। प्रिसाइज मतलब क्या होता है आपका, सटीकता होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इम्प्रूव्ड, इसका अर्थ क्या होता है, इम्प्रूव्ड, बेहतर, बेहतर, इसका अर्थ क्या होता है आपका, बेहतर होता है। उसके बाद देखो सुपर फ्लोरस, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपका यही अनावश्यक या जरूरत से ज़्यादा, अनावश्यक या जरूरत से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इसी के समान सेम अर्थ वाले आपको शब्द को चुनना था, तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, सुपर फ्लोरस हो जाएगा। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही है, ठीक है। चलो इसका सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन, जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया सबका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसका स्पेलिंग करेक्ट है उसको आपको चूज करना है। चलो ऑप्शन है पहला आपका BEJRRE इन, उसके बाद INFATUAITION, उसके बाद FORTIUNATE, उसके बाद PRFECTION। मैं इसलिए पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, इसलिए क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इसमें क्या आपका स्पेलिंग मिस्टेक है ना, कि इस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे उसको। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका सही आंसर आपका परफेक्शन। जिन्होंने परफेक्शन को लगाया आंसर सबका सही है, परफेक्शन, ये आपका इसका स्पेलिंग पूरा करेक्ट है। इसका अर्थ होता है परिपूर्णता या दोषहीनता, है ना, इसका अर्थ क्या होता है, परिपूर्णता, परिपूर्णता इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिसेड, है ना, इसमें इस रिसेड वर्ड का अपोजिट आपको चुनना है। रिसेड जो वर्ड है ना, इसका अपोजिट वर्ड आपको चुनना है। इसका अर्थ क्या होता है आपका, फर्दर अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, है ना, इसका आपका अर्थ क्या होता है, फर्दर, फर्दर अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन। इसका क्या होता है आपका, ये मीनिंग होता है फर्दर अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, किसका आपका रिसेट का अर्थ होता है जी, है ना। अब इसका आपको अपोजिट देखना है, आपका रिट्रीट, एडवांस, सब्सटाइज, या आपका ये ESCHAW क्या हो सकता है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपका एडवांस हो जाएगा। मूव समथिंग फॉरवर्ड, इसका अर्थ होता है आपका मूव समथिंग, है ना, मूव समथिंग फॉरवर्ड, मूव समथिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अब यहाँ क्या था, फर्दर अवे फ्रॉम प्रीवियस, आपका प्रीवियस पोजीशन, प्रीवियस आपका प्रीवियस पोजीशन बोल रहा है, पहले के पोजीशन में। अब यहाँ बोल रहा है आपका एडवांस का मूव समथिंग फॉरवर्ड, मतलब आगे आपको जाना है, यहाँ पीछे जाना है, यहाँ पास आगे जाना है, इससे बात है आपका अपोजिट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड। एल्यूमनस, चलो एल्यूमनस इसका आप लोगों को क्या बनाना है, आपका प्लूरल बताना है ना, मतलब बहुवचन बताना है। क्या हो सकता है, एल्यूमनी, उसके बाद ये ऑप्शन दिए हैं, है ना, चार ऑप्शन दिए हैं, एल्यूमनी, उसके बाद एल्यूमनई, उसके बाद आपका एल्यूमना, उसके बाद एल्यूमनस।
इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा, एलुमनी हो जाएगा, एलुमनी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर कोई भी वर्ड है जिसका अंत आपका यूएस से हो रहा है, कोई भी वर्ड है जिसका अंत किससे हो रहा है? यूएस से हो रहा है, तब इसका अगर आपको बहुवचन बनाओगे ना, बहुवचन बनाओगे तो बहुवचन जब बनाओगे तो उस वर्ड का अंत किससे हो जाएगा? आई से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे फोकस, फोकस इसका बहुवचन बनाओगे तो फोकी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि लोकस है, लोकस इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या होगा? आपका लोकी होगा। मैंने बोला ना, कोई सा ऐसा वर्ड है जिसका अंत आपका यूएस से हो रहा है, ऐसे यूएस से हो रहा है तो इसका बहुवचन बनाओगे तो अंत में आई आ जाता है। हाँ देखिए यहाँ पास एलुमिनस है ना, एलुमनस, इसका भी अंत किससे हो रहा है? यूएस से, तो इसका अगर बहुवचन बनाओगे तो क्या होगा? एलुमनी हो जाएगा ऐसा। तो जिन्होंने ये आंसर लगाया सबका आंसर आपका सही है। ठीक है, चलो ये एक प्रयास था मेरा आप लोग को बताने का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार से आपको तैयारी करने है करके, है ना। इसमें मैं थोड़ा स्पीड चला हूँ, ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत और लंबा वीडियो चला जाता। लेकिन हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से मैंने जो जितना एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैंने किया है ना। और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को सब शेयर करिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, एक चीज़ बस थोड़ा मैंने वो किया था इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जा रहे थे यार, है ना। 7 क्वेश्चन इसमें आपका मैथ्स से भी आएगा, केवल मैंने रीजनिंग के बस क्वेश्चन इसमें ऐड किए थे। 7 क्वेश्चन मैथ्स के भी आएंगे, तो मैथ्स को भी आपको पढ़ना है ना। 7 क्वेश्चन इसमें मैंने मैथ्स के भी क्वेश्चन नहीं रखे हैं फिलहाल, आज के जो क्लास हुआ इसमें। आगे इसका जो सेकंड पार्ट जो आएगा ना, उसमें मैं पूरा सभी के क्वेश्चन रखूंगा। केवल मैथ्स के 7 क्वेश्चन बस इसमें बच गए थे। ठीक है, चलो तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला, लैंग्वेज के भी क्वेश्चन देखने को मिला, छत्तीसगढ़ जीएस के भी, इंडिया जीके के भी, है ना। आशा कर रहा हूँ सबको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूछा है, कुछ कुछ क्वेश्चन के बारे में कोई कि कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करने हैं, उसका आंसर आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। निश्चित इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करेगा। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।